अब जो है देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया हुआ है कि दो कैपेसिटर का प्लेट है। ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है इस कैपेसिटर का। दूसरा प्लेट कुछ ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। इस प्लेट का लेंथ L है, क्या है, L, ठीक है। अब जो है इस प्लेट का एरिया जो है, दोनों प्लेट का एरिया A दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या किया गया है कि इसके अंदर एक स्लैब को डाल दिया गया है। किसको, स्लैब को, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को। अच्छा, इसके बीच का सेपरेशन कितना है, D है। कितना है सेपरेशन, इसके बीच का D है। इसके अंदर एक स्लैब को डाल दिया गया है। किसको डाल दिया गया है, एक स्लैब को। इस तरह से एक स्लैब को डाल दिया गया है। ये रहा स्लैब, ये स्लैब रहा। ये स्लैब जितना यहाँ तक घुसा है इसके अंदर, तो ये जो लंबाई है वो A दिया गया है। और फिर ये भी बताया गया है कि ये जो लंबाई है, इस स्लैब का भी लंबाई कितना है, L है। इसका भी लंबाई L, इस स्लैब का भी लंबाई L। और क्या दे रखा है इस सवाल में, और दे रखा है कि ये दोनों कैपेसिटर का प्लेट एक बैटरी से कनेक्टेड है, जिस बैटरी का EMF E है। और कुछ दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका सेपरेशन D तो बता दिए, D है सेपरेशन। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो, इसको अगर आप यहाँ पे डाल के ऐसे छोड़ देते हैं हाथ से, ठीक है, पकड़ के ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये पीरियडिक मोशन करेगा, ये शो करना है। पहली बात तो ये बताना है आपको कि पीरियडिक मोशन करेगा। और दूसरी बात ये बताना है कि अगर पीरियडिक मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहले बताइए मुझे, सबसे पहले मैं सबसे पहली बात तो बताइए, इस कैपेसिटर का अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो ये पार्ट क्या है, इसके अंदर में है। तो इसके कैपेसिटेंस को मैं C1 का देता हूँ, इस पार्ट को। अच्छा, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको, इसकी कैपेसिटेंस को मैं C2 का देता हूँ। तो बताइए ये C1 और C2 किस चीज़ में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इसका C इक्विवेलेंट क्या लिखिएगा। अगर मैं इस कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट को मैं C इक्विवेलेंट कहूँ तो ये क्या होगा, C1 प्लस C2। अब C1 कैसे निकालेंगे, देखिए C1 निकालने के लिए C1 का प्लेट का एरिया कितना है, इससे पहले निकालिए। तो C1 प्लेट का एरिया कितना है बताइए। C1 प्लेट का अगर आपको एरिया निकालना है तो बताइए L लेंथ में कितना एरिया है, L लेंथ में A एरिया है, तो एक यूनिट लेंथ में कितना एरिया होगा, A/L। तो C1 का लंबाई कितना है, L में A है, कितना है A, तो A यूनिट में कितना होगा एरिया, A/L, कैपिटल A स्मॉल A/L। तो ये एरिया आ गया। तो C1 निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, एरिया तो है A/L, फिर एप्सिलॉन नॉट लिखिए, और फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर K है तो इतना लिखिए अपॉन D। तो ये तो C1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको C2 लिखना है तो C2 क्या लिखिएगा बताइए। C2 का एरिया कितना है बताइए भाई, L लेंथ में तो एरिया A है, तो एक यूनिट लेंथ में एरिया A/L है। तो इसका C2 का जो लंबाई है ये A है, तो ये L माइनस A होगा। इतना दूरी क्या होगा, ये तो भाई L माइनस A होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, L माइनस A दूरी में कितना एरिया होगा बताइए, A इंटू L माइनस A अपॉन L होगा। तो यहाँ पर एरिया क्या लिखिएगा, अब एरिया के बदला में लिखिएगा A इंटू L माइनस A अपॉन L इंटू एप्सिलॉन नॉट, के तो होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट बाय D। इतना हो गया C1 और C2। तो बताइए C इक्विवेलेंट अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, C इक्विवेलेंट लिखिए C1 प्लस C2, यानी कि इस दोनों को जोड़िएगा, तो जोड़िएगा ना तो आ जाएगा आपके पास आंसर। आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय LD, A एप्सिलॉन नॉट बाय LD इंटू AK प्लस L माइनस, इतना आएगा। तो ये कितना के बराबर आ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय LD, जोड़िएगा तो इतना आएगा आंसर आपका, ठीक है। तो L प्लस K माइनस 1 इंटू A, इतना आएगा क्या चीज़, C इक्विवेलेंट। तो मैं अगर लिखना चाहूँ कि इस C इक्विवेलेंट के अंदर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो U को अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड बोलूँ तो U कितना होगा, हाफ इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर।
क्या चीज़, वी स्क्वायर। तो देखिए वी स्क्वायर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर कितना है, ई है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई का स्क्वायर, वी की जगह पर क्या लिखिएगा ई, सी इक्विवेलेंट की जगह पर लिखिएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय एल डी, हाँ, इंटू एल प्लस के माइनस 1 इंटू ए, इतना, और वी स्क्वायर की जगह पर ई स्क्वायर लिखिएगा। तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इतना आ गया, इसके अंदर स्टोर है। अब एक चीज़ बताइए कि एफ डॉट डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू होता है, माइनस ऑफ डी यू होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को में अगर माइनस साइन निकाल लगाइएगा तो वो होता है एफ डॉट डी एक्स, यानी कि वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ। तो एफ कितना के बराबर होगा बताइए, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स के बराबर होगा। तो अगर मैं एफ निकालना चाहता हूँ इस कैपेसिटर पे कितना फोर्स लग रहा है इस डाइलेक्ट्रिक प्लेट पे, तो मैं क्या करूँगा, इस यू को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा किससे, एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है, ए, तो डी यू बाई, तो यहाँ पर इस केस में एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर होगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी ए होगा, इतना होगा फोर्स। तो फोर्स निकालिए। तो एफ को मैं सीधा इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो अपने को प्राप्त होगा वो देखिए क्या प्राप्त होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप देख लेना। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये इतना आ जाएगा, यानी कि इसको मैं ठीक से फिर लिख रहा हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू के माइनस 1 अपॉन 2LD, इसका माइनस साइन। तो ये फोर्स बता रहा है कि अभी इस कैपेसिटर पर जो फोर्स लग रहा है इस डाइलेक्ट्रिक वाले चीज़ पे, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस तरफ खाली है चीज़। मतलब ये कैपेसिटर कोशिश कर रहा है कि इसको मैं पकड़ के किधर ले आऊँ, नीचे ले आऊँ पूरा। तो देखिए, तो ये फोर्स तब तक लगेगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस एल को इस यहाँ पर मान के चलिए अगर पूरा लेंथ इसके अंदर होता, यहाँ पर तो मैं ए लेंथ ले लिया हूँ इसके अंदर, लेकिन मैं अगर इसको मैं एक बार के लिए बोलूँ कि पूरा लेंथ अगर अंदर करके छोड़ देते तो इस पर फोर्स कितना लगता। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते ना तो वो कांस्टेंट आ जाता। अगर मान के चलिए पूरा का पूरा अंदर होता तो यू कितना होता, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर सी कांस्टेंट आ जाता। जब पूरा आप स्लैब को अंदर डाल देते तो सी कांस्टेंट आ जाता। तो जब इसको डी यू बाई डी ए करते तो ए के रिस्पेक्ट में ये चेंज ही नहीं हो रहा होता, तो जीरो आ जाता। यानी कि फोर्स क्या आ जाता है, जीरो। यानी कि जब कैपेसिटर पूरा अंदर हो जाएगा, इसके अंदर पूरा ये एल लेंथ का है, जब पूरा अंदर हो जाएगा तो क्या होगा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस स्लैब पे जीरो फोर्स लगेगा। तो देखिए अभी तो इसको खींच रहा है, खींचते 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 जब ये पूरा अंदर चला जाएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि हर समय इस पर फोर्स लग रहा है। तो जब ये पूरा अंदर घुसेगा तो इस समय उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा। तो फोर्स तो उस समय जीरो हो जाएगा एक पल के लिए, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी है तो वो क्या होगा कि पूरा अंदर जाने के जस्ट बाद वेलोसिटी होने के कारण ये क्या होगा, फिर से आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा। और जब ये आगे बढ़ेगा तो इस तरफ अभी तक तो इस तरफ खाली था, अब इस तरफ खाली हो जाएगा स्पेस। क्या होगा, स्पेस इस तरफ खाली हो जाएगा कैपेसिटर के। और जब ये इस तरफ स्पेस खाली हो जाएगा तो पुनः फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। तो फिर से फोर्स हमेशा कोशिश करेगा इसको, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, कि इसको मैं खींच के अपने अंदर रखूं। और इस कारण से क्या होगा कि ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब पीरियडिक मोशन करेगा। क्या करेगा, पीरियडिक मोशन करेगा। मतलब पहले अंदर गया पूरा, फिर चला गया बाहर, और फिर आया अंदर, फिर चला गया इधर बाहर, फिर अंदर आया, फिर चला गया बाहर। तो कुल मिला के ये क्या करेगा, पीरियडिक मोशन। ये फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है कि पीरियडिक मोशन होगा। अब बताइए, पीरियडिक मोशन होगा, ये तो साबित हो गया। अब आपको ये बताना है कि अगर पीरियडिक मोशन होगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखिए, हम जो है फोर्स निकाल चुके थे डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर, तो फोर्स कितना था, इतना था। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, F/m, तो इतना के बराबर एक्सेलरेशन आएगा। अब देखिए टाइम पीरियड निकालना है। सबसे पहले देखिए, मैं एक बार फिर से स्लैब को बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर का प्लेट, ये कैपेसिटर के नीचे का प्लेट। देखिए क्या था कि पहले स्लैब कुछ इस तरह से ए दूरी पे था। कितना दूरी पे था, ए दूरी पे था, ठीक है। ये ए था और ये पूरा एल था। क्या होगा कि स्लैब जाते 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 फिर जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, और जाके इसके बाद इस समय इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, मतलब इस समय जाके रुक जाएगा, इस पोजीशन में जाके फिर से रुकेगा स्लैब। जब इसका कितना दूरी घुसा होगा इसके अंदर, ए दूरी, ठीक है। ये कितना दूरी होगा, देखिए ये इतना है।
तो देखिए कब तक इस पर फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन में। देखिए बता रहा हूँ मैं, ये फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा तो ए दूरी, फिर ये ए दूरी तक घुसेगा, फिर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस समय 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो इंड है ये कितना दूरी चला, बताइए ये कितना दूरी चला। अगर ये कितना दूरी चला, अगर आपको ये निकालना है तो कौन सा दूरी निकालिएगा भाई, ये वाला दूरी निकाल दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना दूरी चला। कौन सा दूरी, ये वाला दूरी, इतना ही दूरी चला ना अभी तक स्लैब। तो देखिए ये दूरी कैसे निकालिएगा, आपको पता है कि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एल है। तो इधर यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, कहाँ तक एल है, यहाँ तक एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये ए, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। इसको अगर मैं ये ऐसे तीर मारूँ तो ये कितना के बराबर होगा, L - 2a के बराबर, ठीक है। तो ये इतना होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, L है। तो ये यहाँ से अगर यहाँ तक पूरे रेड लाइट से जितना एरिया को मैं कवर किया हूँ वो दूरी को निकालना है तो वो कितना होगा, L + L - 2a, यानी कि 2 × L - a। तो इतना तो ये फिर जाकर रुकेगा, और फिर जब यहाँ से लौटेगा और फिर इस पोजीशन में आएगा तब जाकर एक टाइम पीरियड पूरा होगा। इस पोजीशन में आएगा तो तब ना एक टाइम पीरियड पूरा होगा। तो जब ये फिर यहाँ से आएगा और फिर यहाँ तक आएगा, यानी कि ये दूरी अगर आपको फिर जो है आपको बताइए, जब ये यहाँ से यहाँ तक फिर इस पोजीशन में आएगा और रुकेगा तब जाके एक टाइम पीरियड पूरा होगा। तो फिर ये कितना चलेगा, अगेन इतना दूरी चलेगा ना, ये इतना दूरी चलेगा, ये वाला इंड इतना दूरी चलेगा। तो ये फिर ये कितना के बराबर है, L - a के बराबर पहले निकाल चुके हैं। तो टोटल ये कितना चलेगा, 2L - a निकाल चुके हैं। तो फिर ये कितना चलेगा, फिर वापसी के वक्त चलेगा ये 2L - a। तो एक टाइम पीरियड में कितना पूरा दूरी चलेगा, ये 4 × L - a। अब एक चीज़ देखिए कि अगर मैं, देखिए एक चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ कि देखिए ये स्लैब है, ये ऊपर का प्लेट, ये नीचे का प्लेट। अब देखिए कुछ इस तरह से घुसा हुआ है अभी क्या चीज़, ये स्लैब कुछ इस तरह से है इसके अंदर में। अब क्या होगा कि स्लैब में अभी किधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है F। अब क्या होगा कि स्लैब इधर चलते 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 कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कुछ पोजीशन मान के चलिए, जब ये पूरा घुस जाएगा अब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, F = 0, यानी कि A = 0। लेकिन फिर क्या होगा, अगेन इसके पास कुछ ना कुछ अभी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो जब ये वेलोसिटी है तो ये स्लैब फिर क्या करेगा बताइए, ये स्लैब फिर इधर की तरफ कुछ ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इस तरफ इसकी जगह बच जाएगा। तो अब इस पे फोर्स कितना लगने लगेगा, F इस डायरेक्शन में। तो देखिए अब जो है जब ये यहाँ से इस पोजीशन में आया तो ये कितना दूरी चला होगा स्लैब, भाई A था अंदर में, अब पूरा L है अंदर में, तो कितना अंदर गया, ये L - a दूरी चला। तो L - a दूरी चलने में मान के चलिए अगर T समय लग रहा है, T समय लग रहा है, तो आप ढंग से सोचिए कि फिर अगला L - a चलने में भी इसको T समय ही लगेगा, फिर अगला L - a चलने में भी इसको T समय ही लगेगा, और फिर अगला L - a चलने में भी इसको T समय लगेगा। ठीक है, क्यों, अब मैं बताऊं। अगला L - a जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया, मान के चलिए ये A दूरी है, तो इसमें अगर इसको कितना समय लगा होगा, अभी इसका क्या है वेलोसिटी 0, इस समय पर इसका क्या था वेलोसिटी, जब ये A अंदर था तो भी 0 था। जब ये यहां से फिर क्या होगा, मान के चलिए जब ये इस पोजीशन में आया तो अभी क्या है वेलोसिटी 0 है। फिर जब ये इस पोजीशन से फिर ये पूरा अंदर चला जाएगा, मान के चलिए जब ये पूरा अंदर चला गया, फिर जो है अभी देखिए इसका A डिस्टेंस इस तरफ आ गया है, और फिर जब ये पूरा अंदर जाएगा तो फिर इस तरह से इसका पोजीशन हो जाएगा। तो अब तक ये कितना दूरी, यहां से इस स्टेप से इस स्टेप में आने में इसको कितना दूरी चलना पड़ा, L - a। तो बताइए इसमें भी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसमें भी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसमें भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी जितना होगा इसमें इस डायरेक्शन में उतना ही क्या होगा इसमें इस डायरेक्शन में, हाँ। और एक्सीलरेशन तो आपको पता है कि हर एक केस में क्या है, सेम है। तो बताइए इस केस में इसको जितना समय लगा उतना ही इस केस में भी उसको इतना ही समय लगा, यानी कि ये L - a दूरी चलने में इसको जितना समय लगा उतना ही समय ये L - a दूरी चलने में लगा। तो इसी तरह से आप ढंग से सोचिएगा तो बाकी का जो 2 L - a दूरी है वो भी इतना ही समय लगेगा। तो यानी कि L - a दूरी चलने में अगर इसको T समय लग रहा है तो 4L - a दूरी चलने में कितना समय लगेगा बताइए, 4T लगेगा। तो टाइम पीरियड कितना के बराबर होगा, 4T के बराबर, क्योंकि पूरा टाइम पीरियड में जितना दूरी इसको चलना है तो ये 4T के बराबर होगा। तो सबसे पहले अगर मैं T निकाल लूँ और उसको 4 से गुना कर दूँ तो T आ जाएगा, कैपिटल T आ जाएगा। तो देखिए हाफ एक्सेलरेशन इंटू T स्क्वायर, स्मॉल t स्क्वायर बराबर L - a होना चाहिए, है। तो बताइए T स्क्वायर कितना के बराबर होना चाहिए, 2 × L - a अपॉन A। ये L - a, इसको एक्सेलरेशन को मैं AC लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, AC। यहाँ पर A नहीं, इसको AC लिखिए क्योंकि एक और A है तो इसको AC लिखिए, ठीक है, यहाँ पर AC लिखिए। तो ये इतना के बराबर होगा। तो देखिए T कितना के बराबर होगा, √2 × L - a अपॉन AC के बराबर। अब AC का वैल्यू यहाँ से रखिएगा ना, है, तो T आ जाएगा।
तो जब ये ए सी का वैल्यू रखिएगा ना यहाँ पर ए सी का वैल्यू रखिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर जो भी आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट, मतलब नंबर जब अंदर से बाहर निकालिएगा तो 2 आ जाएगा और बाकी अंदर में जो भी रहेगा वो वेरिएबल सब एल ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सब इसके अंदर रहेगा। अब देखिए जब इसको 4 से आप गुना कीजिएगा टाइम पीरियड निकालने के लिए तो क्या होगा, रूट के बाहर क्या बनेगा 8 बनेगा। तो आंसर में भी देखिए रूट के बाहर 8 है तो बाकी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं जो हूँ क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 कैपेसिटर है, ये देखिए ये इसका एक प्लेट, ये इसका एक प्लेट। इस प्लेट का लंबाई क्या है L1 है, इसका लंबाई क्या है L1 है। ये जो प्लेट है ये रेक्टेंगुलर है, ये क्या है प्लेट कुछ इस तरह से है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है। इसका लंबाई तो L1 दे दिया है और चौड़ाई क्या दे दिया हुआ है B दे दिया हुआ है। इसी तरह से दूसरा प्लेट है, इसका लंबाई L2 है और इसका विड्थ क्या है, इसका भी विड्थ B है। क्या है L2 है और विड्थ B है। तो बताइए इसका एरिया क्या है L1 इंटू B। इसका एरिया क्या है, इसके एरिया को मैं अगर A2 कहूँ तो L2 इंटू B है। ठीक है, तो ये तो प्लेट हो गया और प्लेट का एरिया दे दिया। अब क्या है कि इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर रखे हैं, इसमें एक बैटरी कनेक्ट करके रखे हैं। इस बैटरी के ईएमएफ को E2 कह दीजिए और इसमें एक बैटरी कनेक्ट करके रखे हैं, इसके ईएमएफ को E1 कह दीजिए। तो निकालना क्या है इस सवाल में कि E1 बट्टा E2 क्या है, ये निकालना है, यही सवाल है। अब दिया क्या क्या है देखिए, ये तो प्लेट है, ये नीचे वाला प्लेट है, ये भी प्लेट है, इसलिए शेड कर रहा हूँ ताकि यहाँ से पता चले कि यहाँ तक है, और ये भी प्लेट है। अब क्या है ना कि इसके अंदर एक स्लैब है, स्लैब का बीच वाला पार्ट ये है, इसके इधर इस स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K2 है और इसके इधर इस वाले पार्ट में क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस वाले रेड रीजन में 2 बॉक्स है ना, तो एक बॉक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1 और दूसरा बॉक्स में है K2। तो एक मिनट देखिए इसमें कह क्या रहा है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो ये जो पूरा पार्ट है ये इक्विलिब्रियम में हो, तो इक्विलिब्रियम में हो उसके लिए E1 बट्टा E2 का E1 बट्टा E2 क्या होगा ये बताना है, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है। तो मान लीजिए बताइए इधर क्या है खाली है, तो ये जो कैपेसिटर है इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा F1 फोर्स, और ये क्या लगाएगा इस डायरेक्शन में F2 फोर्स। तो बताइए ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब F1 बराबर होगा F2 के। पहली बात ये F1 F2 के बराबर होना चाहिए। बताइए F1 कितना के बराबर होगा, अगर इस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी U1 है, इस कैपेसिटर में ये जो जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 लगा हुआ है उसका अगर पोटेंशियल एनर्जी E1 है मतलब U1 है, तो फोर्स क्या होगा F1 कितना होगा du1 बाई dx। ठीक है, फोर्स को x के रिस्पेक्ट में। तो मैं मान लेता हूँ ये दूरी कितना है, ये कितना अंदर घुसा हुआ है, मान लेता हूँ ये दूरी जो है ना ये m है, क्या है m है। तो जब ये m है तो यहाँ पर x होता तब ना du1 बाई dx लिखते, तो यहाँ पर तो मैं मान लिया हूँ m है, तो यहाँ पर भी क्या लिखिएगा m लिखिएगा। इसी तरह से इधर मैं मान लेता हूँ n है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों दूरी इसमें जितना अंदर होगा उसमें इसमें भी इतना ही अंदर होगा, मैं मान लेता हूँ इसमें कोई दूसरा है वो क्या है n दूरी अंदर है। तो बताइए तो F2 कितना के बराबर होगा, F2 कितना के बराबर होगा माइनस ऑफ du2 अपॉन dn, मतलब du2 अपॉन dn। तो इसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी U2 स्टोर है तो इस ये F2 कितना के बराबर होगा माइनस ऑफ du2 अपॉन dn। तो बताइए F1 और F2 बराबर है, तो इससे क्या आया कंक्लूजन क्या आया कि माइनस ऑफ du1 अपॉन dm बराबर माइनस ऑफ du2 ओवर dn, ये आएगा। तो माइनस से माइनस कटा तो ये क्या आ गया du अपॉन dm, du1 अपॉन dm बराबर du2 अपॉन dn। अच्छा निकालना क्या है E1 बटा E2। अब देखिए U1 और U2 निकालिए, तो देखिए
पहले मैं सी इक्विवेलेंट 1 निकाल रहा हूँ, पहले कैपेसिटर का सी इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ। तो बताइए पहले कैपेसिटर का अगर मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना हो, अड़सठ नंबर सवाल में मैं बता चुका हूँ कि जब ये क्या था, कैपेसिटर का ऊपर का नीचे का प्लेट, और जो है देखिए ए यूनिट के अंदर तक, ए लेंथ अंदर तक क्या हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो घुसा हुआ है। तो इस पे जो फोर्स अगर एफ लग रहा है तो इस एफ का वैल्यू कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू के माइनस 1। तो बताइए, तो ये जो फिगर है, ये मैं इस सवाल का पिक्चर बना रहा हूँ, इसमें क्या था, ये स्लैब था, ठीक है, ये स्लैब था, ये स्लैब का ये वाला पार्ट क्या था, K1, और ये वाला पार्ट था K2, और ये एक कैपेसिटर के बीच में था। किसके बीच में था, ये एक कैपेसिटर प्लेट के बीच में था। अच्छा, ये कितना दूरी अंदर था, m दूरी अंदर में था। ये कैपेसिटर का ऊपर का प्लेट, ये कैपेसिटर का नीचे का प्लेट, और इसमें बैटरी कितना लगा हुआ था, E1। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा था, F1। तो F1 इस हिसाब से कितना के बराबर होगा बताइए। पहले बात तो ये क्या था, टोटल एरिया इस प्लेट का, तो टोटल एरिया इसका कितना था बताइए, ये लेंथ कितना था, L1, कितना था L1। तो टोटल एरिया हम निकाल चुके थे, L1 भी था, हैं। और फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट रखिएगा, E क्या था यहाँ पर, EMF इसका, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, E को हम माने हैं E1, तो E1 का स्क्वायर लिखिएगा। और फिर यहाँ पर K-1 है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, K1-1 है। और इसी तरह से नीचे में क्या लिखिएगा, 2LD, तो 2L के जगह पर क्या लिखिएगा बताइए, L1 लिखिएगा ना, इसमें तो L का काम कौन कर रहा है, L1, और D का काम कौन कर रहा है, D तो D है, सेपरेशन तो क्या है, ये D है, तो सेपरेशन तो उतना ही है। इसी तरह से F2 कितना होगा बताइए, F2 में L1 की जगह पर क्या लिखिएगा, L2, फिर B की जगह पर तो B ही होगा, उसमें भी एरिया तो L2 भी था ना, फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसमें कितना EMF लगा था बताइए, इस कैपेसिटर के जो प्लेट में था वो कितना EMF लगा था, बैटरी कितना वोल्ट का लगा था, E2 का, कितना का, E2 का। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, E2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या लिखिएगा, K2-1, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर तो K-1 है तो यहाँ पर तो K2 घुसा हुआ है ना अंदर, कितना दूरी तक, n दूरी तक, तो K2-1 लिखिएगा, हैं, अपॉन कितना लिखिएगा बताइए, 2 लिखिएगा, और ये इसका लंबाई कितना है बताइए, L2 था, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, नीचे में L2 लिखिएगा। अच्छा, सेपरेशन तो अभी भी क्या है इसकी प्लेट का बीच का, D, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, D, तो F1 और F2 क्या आ गया हमारे पास। तो बताइए F1 F2 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो पहले बता चुका हूँ मैं, F1 F2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए F1 को F2 को बराबर कीजिए, L1B एप्सिलॉन नॉट E1 का स्क्वायर इंटू K1-1 अपॉन 2 टाइम्स L1D बराबर L2B एप्सिलॉन नॉट E2 का स्क्वायर इंटू K2-1 इंटू, अब देखिए K2-1 होगा, और फिर नीचे में क्या होगा, 2 टाइम्स L2D। तो देखिए इस L1 से ये L1 कटा, इस D से ये D कटा, और देखिए इस L2 से ये L2 कटा, इस B से ये B कटा, इस एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कटा, और इस 2 से ये 2 कटा। तो बचा क्या बताइए, बचा E1 का स्क्वायर इंटू K-1 बराबर E2 का स्क्वायर इंटू K2-1। तो बताइए E1 का स्क्वायर बट्टा E2 का स्क्वायर कितना के बराबर आ गया, K2-1 अपॉन K1-1। तो E1 बट्टा E2 मतलब E1 बट्टा E2 कितना के बराबर आ जाएगा, अंडर रूट K2-1 अपॉन K1-1, इतना के बराबर आ जाएगा। तो यही तो आंसर दिया हुआ है। अब जो है देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व कर रहा हूँ। इस सवाल में क्या है कि देखिए एक कैपेसिटर का ये ऊपर का प्लेट है, अपर प्लेट, ठीक है, और ये कैपेसिटर का नीचे का प्लेट है, क्या है, नीचे का प्लेट है। तो ये जो प्लेट है ये एक ज़मीन पर रखा हुआ है, नीचे वाला प्लेट, ठीक है, ये देखिए ये ज़मीन है। अब क्या है कि इस कैपेसिटर के प्लेट को आप, दोनों प्लेट को एक बैटरी जिसका EMF E है उससे कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसके बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, ये सेपरेशन D दे दिया है, कितना दे दिया है, D। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर ये एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आप डाल रहे हो, ठीक है, डाल दिए हो, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। तो आपको बताना क्या है, मान
और कह रहा है इसमें कि ये ज़मीन है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आप एक पुली लगा दिए हो। क्या लगा दिए हो? पुली, जो कि फ्रिक्शनलेस है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है। माने पुली और ये क्या है? एक रस्सी है। ये रस्सी इस पर से ऐसे आया और ऐसे करके लटक गया इससे मास m। क्या लटक गया? मास m। तो कह रहा है कि m का वैल्यू कितना हो ताकि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो सबसे पहले इसके लिए आप देखिए कि हम 68 नंबर सवाल में निकाल चुके हैं कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो और इस तरफ अगर जगह खाली हो तो इस पर फोर्स किधर लगता है? इस डायरेक्शन में। तो इस पर भी फोर्स किधर लगेगा? बताइए, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस फोर्स का वैल्यू अगर ये लेंथ l दिया हो तो बताइए, इसमें भी ये लेंथ l है, इसमें भी ये लेंथ l है, इसमें भी ये e है, इसमें भी ये e है, इसमें भी ये d है, इसमें भी ये सेपरेशन कितना है? d है, और इसमें भी ये k है, और इसमें भी ये कितना है? k है। तो आपको, और इसमें ये लंबाई l है, a दिया हुआ है, और मैं इसमें नहीं माना हूँ कोई भी लंबाई, क्योंकि देखिए ये जो फोर्स है ये a पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये दूरी कितना भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। फोर्स तो इतना ही लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? इतना ही लगेगा, क्योंकि देखिए ये फोर्स में कोई a आ रहा है, a टाइप का टर्म, यानी कि a से इंडिपेंडेंट है फोर्स। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर फोर्स कितना के बराबर लिखोगे? ये जो फोर्स F है, और इधर क्या लगेगा? टेंशन। तो देखिए अगर इक्विलिब्रियम में रहना है स्लैब को तो F बराबर क्या होना चाहिए? T। और बताइए T कितना के बराबर होगा? ये मास तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो मास पे तो ऊपर लग रहा है, इस मास पे देखिए ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन, और नीचे क्या लग रहा है? mg। तो इक्विलिब्रियम में है ना, ये भी, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब t mg के बराबर होगा, यानी कि t कितना के बराबर होगा? mg के बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिल गया हमारे पास? f बराबर mg। अब f का वैल्यू क्या है? यहाँ से लिखिए, f का वैल्यू होगा a। अगर इस प्लेट का एरिया a है तो क्या होगा f का वैल्यू? a। देखिए प्लेट का एरिया दिया हुआ है, प्लेट के बारे में इसमें बता रखा है कि ये जो प्लेट है ना ये रेक्टेंगुलर है और इसका लेंथ l है और विड्थ क्या है? b है, ये बता रखा है इसमें। तो a की जगह पर क्या लिखिएगा? यहाँ पर तो a है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? बताइए, lb लिखिएगा एरिया की जगह पर, और e की जगह पर क्या लिखिएगा? e। एप्सिलॉन नॉट की जगह पर तो एप्सिलॉन नॉट, और e क्या है? ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो इसमें भी e है और उसमें भी e है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? e स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी k है, इसमें भी k है, तो k-1 लिखेंगे यहाँ पर भी, k-1, और फिर नीचे में बट्टा, और फिर क्या लिखेंगे? 2l। 2 इसका भी लंबाई कितना है? l, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? l। इसमें भी l, इसमें भी l, तो l की जगह पर l। अच्छा, सेपरेशन कितना है? इसमें भी d, इसमें भी d, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? d। तो ये क्या आ गया आपके पास? f। ये कितना के बराबर होना चाहिए? mg के बराबर। तो m कितना के बराबर होना चाहिए? बताइए इससे, यहाँ से m कितना के बराबर आ गया? m आ गया, l से l कटा, तो एप्सिलॉन नॉट b e स्क्वायर इंटू k-1 अपॉन 2dg, इतना m का वैल्यू इतना होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें देखिए एक सेल है, ये वाला, ये जो लाल से मैं बनाया हूँ ये एक सेल है, और एक दूसरा सेल है ये वाला बड़ा वाला। अंदर वाले सेल का रेडियस a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? अंदर वाले सेल का रेडियस ये दिया हुआ है a के बराबर, और फिर ये जो बाहर वाला सेल है इसका रेडियस दिया हुआ है b के बराबर। अब क्या है ना, इस एक डाई इलेक्ट्रिक, मतलब क्या किए हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो है इसमें फिल करे हैं हम, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट k है, कितना रेडियस तक? c रेडियस तक। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है इसका, इस पॉइंट अंदर वाले सेल और बाहर वाले सेल के बीच में, मगर अगर बैटरी में ऐसे लगाऊं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। यानी कि निकालना क्या है? C इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? देखिए C इक्विवेलेंट निकालना है, ये निकालना है। तो बताइए, अगर मैं ये जो मतलब शेडेड रीजन है, ये जो मैं अगर मैं इसको अगर मैं शेडेड रीजन कह रहा हूँ, तो ये और ये इसके जो बीच में है, इसको अगर मैं C1 कहूँ, और फिर जो है इसके बाद मैं अगर इसको, अगर मैं ये हरा वाला, ये और ये, इसके बीच वाले को मैं अगर C2 कहूँ, तो बताइए C1 और C2 किस में होगा? पैरेलल में। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर आप C1 C2 का यूज करो तो C1 और C2 किस में होगा? पैरेलल में। तो देखिए 1/C इक्विवेलेंट कितना के बराबर होगा? 1/C1 प्लस 1/C2
C2। ठीक है, इतना के बराबर होगा। अच्छा, तो C इक्विवेलेंट कितना के बराबर होगा बताइए? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा ठीक है, अब इतना के बराबर होगा। अब क्या निकालना है? अब बात रह गया C1 और C2 निकाल के और इसमें वैल्यू पुट करना है। तो यही करना है, C1 और C2 का वैल्यू निकालना है और इसमें वैल्यू पुट करना है। तो अब C1 कैसे निकालेंगे? तो C1 निकालने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से R पे जा रहा हूँ। यहाँ से मैं स्मॉल r पे गया और एक सेल ले लिया। क्या ले लिया? एक सेल ले लिया। ये सेल भी क्या होगा? स्फेरिकल होगा। ये सेल भी क्या होगा? स्फेरिकल होगा। और इसका चौड़ाई जो है ये कितना दूरी तक लिया? dr चौड़ाई। इसका चौड़ाई कितना है? r पे जाके एक dr का मैं क्या ले लिया हूँ? ये सेल ले लिया हूँ। तो बताइए इस सेल को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, तो बताइए, और मैं इसको अगर कैपेसिटर की तरह बिहेव करूँ तो इसका चौड़ाई, इस कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का चौड़ाई कितना है बताइए? इसके दो प्लेट के बीच का चौड़ाई जो है d है। कितना है? dr है। कितना है? dr है। और इसका एरिया कितना होगा बताइए? रेडियस r है तो एरिया कितना होगा? ये स्फीयर का एरिया कितना होता है? स्फीयर का 4πr²। तो एरिया भी आ गया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट भी आ गया और बीच में कितना, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? k है। तो बताइए C कितना होगा? अगर मैं इस छोटे से कैपेसिटर का, ये बहुत जो पतला कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस को अगर मैं DC कहूँ तो DC कितना होगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो बताइए A क्या होता है? एरिया। तो एरिया कितना लिखेगा यहाँ पर? 4πr²। फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट और फिर डिस्टेंस की जगह पर क्या लिखेगा? dr है। तो बताइए ऐसा तो बहुत सारा स्ट्रिप होगा ना। ऐसा कितना स्ट्रिप होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा पतला पतला कितना होगा? dr का इनफाइनाइट होगा। तो उस सभी, वो सारा स्ट्रिप किस में होगा बताइए? ये जो ऐसा ऐसा स्ट्रिप होगा वो सब पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए आपको DC का इंटीग्रेशन नहीं करना होगा। 1/DC को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, 1/DC को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1/C1 आ जाएगा ना। 1/C1 आ जाएगा, यही तो होता है तरीका। तो 1/DC को आप इंटीग्रेट कीजिए तो 1/DC लिखिए। DC 1, ये तो DC का वैल्यू इतना है तो 1/DC का वैल्यू इतना होगा 4πε0r², इतना के बराबर होगा। अच्छा, R कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? A से B तक। लेकिन देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के बाद K भी होगा क्योंकि इसके अंदर क्या है? मीडियम K रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? नीचे में K भी होगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/4π K एप्सिलॉन नॉट 1/a - 1/b, इतना आ जाएगा। तो ये C1 1/C1 कितना आ गया? इतना आ गया। अब बताइए C2 में क्या है जी? इसमें A था तो C2 1/C2 अगर मैं लिखूं तो वो भी इसी तरह से R पे जाके क्या करूंगा? इसके अंदर जाके R पे कहाँ R, मतलब वो भी क्या होगा? 1/DC का इंटीग्रेशन होगा। अगर मान लीजिए अगर मैं C2 निकालना चाहता हूं तो यहाँ से R पे जाके क्या करूंगा? dr का स्फेरिकल सेल लूंगा है। तो उसका भी क्या होगा? 1/DC कितना के बराबर होगा? वो भी होगा dr/4πε0r²। इस वाले में K नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ ही नहीं है। तो इसमें जो K आ गया था इसमें वो K नहीं आएगा। और इसमें R कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है बताइए? C से लेकर के B तक वैरी कर रहा है। R C से शुरू हो रहा है, B पे जाके खत्म हो रहा है। तो C से लेके B तक हो रहा है, मतलब C से लेके B तक ही ना। R यहाँ से यहाँ तक। इस केस में R dr का जो हम ले रहे हैं सेल, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? इससे इसके बीच में, यानी कि R जो है C से लेके B तक चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर लिमिट क्या लगाइएगा? C से B तक। अच्छा, यहाँ पर A से C तक लगाना है। क्या है? ये तो रेडियस C है ना बीच वाला, A से C, सही बात, गलत हो गया, 1/C। तो यहाँ पर क्या लगाना है? C से B। तो इसका वैल्यू जो होगा 1/4πε0 1/C - 1/B, इतना आएगा। तो 1/C1 भी आ गया, 1/C2 भी आ गया। तो C इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर क्या होता है? 1/, अच्छा आप देखिए मैं C इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ। तो देखिए 1/C इक्विवेलेंट कितना के बराबर था? 1/C1 प्लस 1/C2। तो देखिए 1/C1 का हम वैल्यू निकाले हैं 1/4πK एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a - 1/C। और 1/C2 का वैल्यू हम निकाले हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट 1/C - 1/b। तो देखिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिए तो ये क्या आ जाएगा? 1/AK - 1/KC प्लस
1/c माइनस 1/b, तो इतना ही होगा। इसका 1/c इक्विवेलेंट इतना के बराबर आएगा। तो आप जो है इसको सॉल्व करके ला सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है।